हेलो हाय एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चालुक्य वंश के बारे में। लगभग हम खत्म करने पर हैं अपना एंशिएंट इंडिया। चलिए शुरुआत करते हैं। तो फिर हमें ये दिख रहा है कि स्टार्टिंग में चालुक्यों की कई सारी ब्रांचेस थी। मैं आपको बता दे रहा हूँ कहाँ कहाँ पर थी। एक तो सबसे पहले बादामी के चालुक्य बने। अब फिर से वही याद है, हमें हर्षवर्धन का काल याद है और ये हर किसी को पता है कि हर्षवर्धन को हराया था पुलकेशिन सेकंड ने समवेयर यहाँ पे नर्मदा के तट पर। तो जब हर्षवर्धन का शासन था उसी समय था पुलकेशिन सेकंड। ये जो पुलकेशिन सेकंड है, ये बादामी के चालुक्य ब्रांच का रूलर रहा था। तो बादामी के चालुक्यों ने लगभग 200 वर्षों तक शासन किया, 550 से लेकर 750 तक। अब बादामी के चालुक्य का अंतिम जो शासक था उसका नाम था कीर्ति वर्मा। क्या नाम था? कीर्ति वर्मन। कीर्ति वर्मन को मार दिया जाता है और एक शासक है दंती दुर्ग। दंती दुर्ग ने यहाँ पे राष्ट्रकूट वंश की स्थापना करी। किसको मार के? कीर्ति वर्मन को मार के दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना करी। अब यानी कि बादामी के चालुक्यों को रिप्लेस किया है कितने? राष्ट्रकूटों ने। इनका भी शासन लगभग 200 वर्षों तक चलेगा, 750 से लेकर 950। अब आती है बात राष्ट्रकूटों की। तो राष्ट्रकूट का इतना बड़ा एरिया पर, राष्ट्रकूट इस बड़े एरिया पे शासन कर रहे थे, इस एरिया पे। अब राष्ट्रकूटों का शासन टूटने लगता है तो यहाँ पर क्या हो तो होगा, उत्तर में परमार, जिनको हम कहते हैं मालवा, मालवा के परमार, और दक्षिण में इनको रिप्लेस करेंगे कल्याणी के चालुक्य। बात समझ में आया? कहाँ के चालुक्य? कल्याणी के चालुक्य। अब जरा समझना, मालवा परिवार की हम जब बात करेंगे तो मालवा इसमें स्थापना किसने करी है? मालवा के परिवार की शीख द्वितीय या इसी का दूसरा नाम था श्री हर्ष ने। इसने राष्ट्रकूट वंश का जो शासक था वो था खोटिंग। खोटिंग को हराकर, खोटिंग को हराकर। बात समझ में आया? तो पूछेगा कि मालवा के परमारों ने जब अपने नया ब्रांच स्टार्ट किया उस समय राष्ट्रकूट कौन था? खोटिंग था। राइट, इतना चीज समझ में आ गई। अब हम देखेंगे कि कल्याणी के चालुक्यों ने जब अपनी स्थापना करी तो इसका जो स्थापना करता है कल्याणी के चालुक्यों का वो है तैलभ द्वितीय। और अंतिम जो राष्ट्रकूट रूलर है वो है कर्क द्वितीय। तो कर्क द्वितीय को हराकर, अब बात समझ में आई होगी। मैं अब फिर से रिपीट कर रहा हूं। पहले बादामी के चालुक्यों ने शासन किया, राइट। इसके बाद जो शासन करता आ गए वो आ गए कौन? मालवा के परमार। ये बात समझ में आती है? सॉरी नहीं, पहले बादामी के चालुक्यों ने शासन किया, इनको हटा के कौन आ जाएंगे? इनको हटाकर आ जाएंगे राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूटों के इतने बड़े एरिया पर शासन था। अब जब राष्ट्रकूट का साम्राज्य टूटेगा तो दो भागों में बटेगा, उत्तर में मालवा और दक्षिण में कल्याणी के चालुक्यों ने अपने कब्जा कर लिया। मालवा के परवानों ने जब अपना नया राज्य बताया था उस समय खोटिंग को हरा दिया था। किसने? शेख द्वितीय श्रीहर्ष ने। और मालवा की स्थापना करी परमार वंश की। उसी तरीके से दक्षिण में कल्याणी के चालुक्यों की जो स्थापना करी वो तैलभ द्वितीय ने की और कर्क द्वितीय को हरा कर की। बस इतनी बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई होगी। अब हम क्या देखेंगे? तो अब ये बताओ, ये जो चालुक्य हैं, ये वाले, इनको हम बोलते हैं बादामी के चालुक्य। और ये इन्हीं को हम ये इनको हम बोलते हैं कल्याणी के चालुक्य। और ये हैं बेंगू के चालुक्य। तो ये किस एरिया के हैं? ये पूरब के हैं तो ये पूर्वी चालुक्य भी कहे जाते हैं, पूर्वी चालुक्य। और ये कहे जाते हैं पश्चिमी चालुक्य। भाई अगर आप यहाँ पे एक लाइन खींचो तो ऐसे, तो ये पूर्व का एरिया है, ये वेस्ट का है। इनको बादामी के चालुक्य ही कहेंगे। अब बात आती है तो फिर ये बेंगी के चालुक्य कैसे बने? तो मैं समझाता हूँ। जब बादामी में शासक पुलकेशिन द्वितीय शासन कर रहा था तो यहाँ पर ये जो एरिया हुआ करता था वो हुआ करता था पल्लव्स का। और यहाँ पे जो पल्लव है वो है महेंद्र बर्मन फर्स्ट। पुलकेशिन सेकंड ने महेंद्र बर्मन पर अटैक किया और उसको हरा दिया। और उसका ये वाला जो एरिया था, ये वाला, ये छीन लिया। और पुलकेशिन द्वितीय ने अपना एक भाई विष्णुवर्धन को बेंगी का राज दे दिया। इस प्रकार से विष्णुवर्धन यानी कि बेंगी के चालुक्य की स्थापना हुई। एक और चालुक्य हमें देखने को मिलेंगे यहाँ पर, LATA, लता के चालुक्य। यहाँ पे भी एक चालुक्यों की एक पहले राष्ट्रकूटों के इस एरिया में भी चालुक्यों का शासन था। और एक चालुक्यों का शासन आपको गुजरात के एरिया में भी देखने को मिलेगा। तो जनरली जो चालुक्य हैं, हमने बादामी के चालुक्यों को देखा, कल्याणी के चालुक्यों को देखा, वेंगी के चालुक्यों के बारे में बात करी, और अंत में ये लता के चालुक्य। अब एक क्वेश्चन यहीं से ये बन जाएगा, आपको क्रिम लगाने के लिए दे देगा। उसमें बादामी के चालुक्य दे देगा, राष्ट्रकूट भी दे देगा और कल्याणी के चालुक्य, कि इनको क्रिम से लगाओ उनके शासनकाल के अनुसार। या फिर कई बार स्टेटमेंट में दे दिया कि बादामी और कल्याणी के चालुक्य के बीच में किसका शासनकाल था? राष्ट्रकूटों का शासनकाल था। तो ये चीज हमें याद रखनी है। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। जितनी भी चालुक्यों की जो भी ब्रांचेस थी वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली है, यानी कि ये वाला जो भी पार्ट लिखा है वो हमने वहां पे डिस्कस किया।
अब देखते हैं बादामी या बातापी के चालुक्यों के बारे में क्या नया है। इस वंश का जो संस्थापक है वो कौन है? पुलकेशिन फर्स्ट है। बातापी यानी कि बादामी इनकी राजधानी थी और इन्होंने 6ठी शताब्दी से मध्य से 8वीं शताब्दी के मध्य तक दक्षिणापथ पर शासन किया। दक्षिणापथ का मतलब होता है दक्षिण का एरिया। यहाँ पर आप ये चालुक्य दिख रहा है, ये लोकेशन है आपकी बादामी की। हाँ, पुलकेशिन प्रथम ने बहुत से अश्वमेध यज्ञ किए। ये इससे रिलेटेड, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो इससे रिलेटेड बार-बार एग्जाम में पूछा जाता है। अश्वमेध यज्ञ करने वाला कौन है? पुलकेशिन फर्स्ट है। इसी के अलावा जैसे कि और जो यज्ञ किए इसने, इसको परिप्लव आख्यान भी किया है, ब्रव्य मज्जन भी किया है, या फिर इसी को बोलते हैं अभ्रय स्नान। ये भी पुलकेशिन फर्स्ट ने ही किए थे। कौन कौन से? परिप्लव आख्यान, ब्रव्य मज्जन या फिर अभ्रय स्नान। पुलकेशिन प्रथम ने श्री वल्लभ और महाराज की उपाधि धारण करी है। तथा बातापी में दुर्ग का निर्माण भी किसने करवाया है? पुलकेशिन फर्स्ट ने, जो स्थापना करता है। अब ये उपाधियां बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि श्री वल्लभ और महाराज की उपाधि। ये पुलकेशिन ने उपाधि तो धारण करी थी, साथ में ये उपाधियां दंती दुर्ग ने भी धारण करी हैं और परमार्थ ने भी ये उपाधियां धारण करी हैं। कैसे दंती दुर्ग को उपाधियां कैसे मिली हैं? जो चालुक्य थे, चालुक्यों के ऊपर जब अरब्स ने अटैक किया है, तो ये पुलकेशिन फर्स्ट के ऊपर जब ये अटैक करता है, तो दंती दुर्ग ने इसकी मदद करी पुलकेशिन सेकंड की और अरब्स को हटाया। तो इसी से खुश होकर विक्रमादित्य सेकंड, जो एक रूलर आएगा विक्रमादित्य, उसने विक्रमादित्य फर्स्ट ने दंती दुर्ग को ये उपाधि दी थी। कौन सी? ये श्री पृथ्वी वल्लभ और श्री वल्लभ। जबकि पुलकेशिन ने स्टार्ट, सबसे पहले उपाधियां ये पुलकेशिन ने धारण करी थी, वो भी पुलकेशिन फर्स्ट ने। इसके अलावा ये है महाकूट अभिलेख। ये किससे संबंधित है? ये पुलकेशिन प्रथम से संबंधित है और इसमें महाकूट अभिलेख में इसकी तुलना विष्णु से की गई है। किससे? भगवान विष्णु से। इसके उत्तराधिकारी कौन थे? कीर्तिवर्मन प्रथम को बातापी का प्रथम निर्माता कहा जाता है। अब एक कंफ्यूज मत होना, कीर्तिवर्मन चालुक्यों का ये अंतिम शासक, एक एक कीर्तिवर्मन, एक तो ये था जो अंतिम शासक भी था, एक कीर्तिवर्मन जो फर्स्ट था, ये कीर्तिवर्मन द्वितीय था अंतिम शासक, ये है कीर्तिवर्मन फर्स्ट। तो कीर्तिवर्मन को बातापी का प्रथम निर्माता कहा जाता है। तो हमें ऐसे याद कर लीजिए कि कुर्सी नाम की लड़की है जो बातों में बहुत एक्सपर्ट है, तो बातापी का प्रमण बातें बनाने में बहुत एक्सपर्ट है कौन? कीर्ति। तो कीर्तिवर्मन को बातापी का प्रथम निर्माता कहा है। पुलकेशिन द्वितीय की बात करें, इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। इसके ऐहोल अभिलेख, जो कि रवि कीर्ति ने इसको लिखा था, चालुक्यों के बारे में जानकारी मिलती है और इसकी भाषा कौन सी? संस्कृत व लिपि दक्षिणी ब्राह्मी है। पहले एक चीज समझते, ये जो पुलकेशिन द्वितीय का अभिलेख है वो कौन सा? ऐहोल अभिलेख। ऐहोल इनकी राजधानी भी हुआ करती थी, कल्चरल सेंटर भी हुआ करता था। उसमें भाषा कौन सी है? संस्कृत है और लिपि है दक्षिणी ब्राह्मी। तो स्टेटमेंट अगर मैं आपको बोलूं कि क्या चालुक्यों ने संस्कृत को आश्रय दिया, था आंसर इज यस, बिल्कुल दिया। अब हम इस अभिलेख की बात करते हैं, उसके बारे में सब कुछ बात करते हैं। देखो, यहाँ पे ये शासन कर रहे हैं कन्नौज पे मोखरी, ठीक है, राजवर्धन वाले। ये आपको दिख रहा है, ये चालुक्य यहाँ पे शासन कर रहे हैं। ये नदी है तो नर्मदा नदी है। हमें ये पता है कि कन्नौजों ने, यानी कि हर एक रूलर को ये वाला एरिया, कोस्ट ऑफ काठियावाड़, कच्छ, ये यानी कि यहाँ से अपनी सी लिमिटिंग टेरिटरीज चाहिए थी, जिससे कि उनका व्यापार फ्लरिश हो पाए। और यही बड़ा कारण था कि जब पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त सेकंड रूल कर रहा था, बात समझ में आ रहा, तो यहाँ पर उन्होंने वाकटकों के साथ में क्या किया था? एक मैट्रिमोनियल रिलेशंस बनाया था और यहाँ से वेस्टर्न क्षत्रप का उस समय शासन था और इनको खत्म कर दिया, जिसका शासक था रुद्र सिंह सेकंड। चंद्रगुप्त जी ने मार दिया था और इस तरीके से गुप्त वंश का साम्राज्य इस एरिया पे फैल गया, यानी कि पश्चिमी तट पर। तो हर किसी शासक को, जिन्होंने भी इंटीरियर में शासन किया है, उन्होंने कोशिश करी है कि उनका पूर्वी तट और पश्चिमी तट पर उनका कब्जा हो जाए। इसी से अछूते नहीं रह सकते थे कन्नौज, ये मोखरीज। तो मोखरीज को, यानी कि जो राजवर्धन वाले थे, हर्षवर्धन वगैरह, तो जो पुष्पभूतिज थे, पुष्पभूतिज ने भी क्या किया, यहाँ पर मैत्रकों से अपना क्या कर लिया? वैवाहिक संबंध स्थापित किए। और जब उन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित किए, तो अब ये पूरा एरिया एक तरीके से कंसोलिडेटेड एक ही लोगों का पार्ट हो गया। अब ये कह सकते हैं पुष्पभूतिज को पश्चिमी तट पर एक्सेस मिल गया। लेकिन अब जो पुष्पभूतिज थे, यहाँ तक का एरिया तो उनके कब्जे में आ गया था, बाई हुक एंड बाई क्रुक, ठीक है। लेकिन अब जो इंपॉर्टेंट था, मालवा के दक्षिण में वो अपनी सीमा बढ़ाना चाहते थे और इसी का परिणाम था कि हर्षवर्धन जब मालवा के दक्षिण यानी कि नर्मदा नदी को क्रॉस करना चाहता है, लेकिन चालुक्यों की जो बॉर्डर लिमिट थी वो थी नर्मदा। कहने का मतलब ये थी कि नर्मदा नदी आदिकाल से ही उत्तर भारत और दक्षिण भारत को विभाजित करती आती है। चालुक्य अपनी बॉर्डर लिमिट उत्तर की ओर बढ़ाना चाहते थे, जबकि पुष्पभूति से अपनी बॉर्डर लिमिट दक्षिण की ओर। तो यहाँ पर जो बैटल ग्राउंड बना है वो बना है नर्मदा नदी का तट। तो दोनों के बीच में जो बैटल होती है वो कहाँ पे हुई होगी? नर्मदा नदी पर होगी। तो यहाँ पर चालुक्य जो शासक है वो है पुलकेशिन द्वितीय और यहाँ पर है हर्षवर्धन। लड़ाई हुई, जीता कौन? पुलकेशिन द्वितीय।
तो ये बताओ, अब कोई भी कवि होगा वो अपने शासक या राजा के उसमें उपलक्ष्य में अच्छी अच्छी बातें लिखवाएगा। तो रवि कीर्ति जो कि संस्कृत का विद्वान था, उसने एहोल इंस्क्रिप्शन लिखवाया और उसमें क्या लिखवाया कि हमारे राजा पुलकेशन द्वितीय ने उत्तर पथ का स्वामी किसे माना? उस समय हर्षवर्धन को पूरे उत्तर पर उसका शासन था। उत्तर पथ के स्वामी को पराजित किया। तो इसी एहोल अभिलेख में हर्षवर्धन को उत्तर पथ का स्वामी भी कहा गया है। इसी में इसकी गज सेना जो है, गज सेना का भी वर्णन है कि हर्षवर्धन के पास गज सेना थी तब भी हमने हरा दिया। और ये कब हराया, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये जो तारीख है, इसकी तारीख हमें पता होनी चाहिए। तो अप्रोक्स लगभग 609 है, लगभग 609 जहां से इसका शुरुआत होती है। ये अब समस्या इस बात की है कि जो 609 वाली जो तारीख है, इसका जो काल गणना करी गई है, वो रवि कीर्ति ने महाभारत जब हुआ था उस तारीख से की है। तो यही पूछा जाता है कि महाभारत युद्ध की घटना से काल गणना का उल्लेख हमें किस अभिलेख में मिलता है? तो आंसर होगा पुलकेशिन द्वितीय के एहोल अभिलेख में। और बाकी चीजें हमने डिस्कस कर ली है। एक चीज और डिस्कस करनी है। एहोल अभिलेख में रवि कीर्ति ने अपने आप को कालिदास एवं भारवी के समान कवि बताया है। कालिदास और भारवी ही क्यों? कालिदास हमें पता है चंद्रगुप्त के दरबार में रहते थे और भारवी सिंह विष्णु के दरबार में थे। बात समझ में आ रहा है? तो अब बात ये है, सिंह विष्णु के दरबार में थे भारवी या फिर यशोवर्मन के दरबार में थे। ये दोनों संस्कृत के प्रकांड विद्वान हुआ करते थे। तो रवि कीर्ति जब अपने आप को इन्हीं की श्रेणी का कवि बताता है, इट मीन्स ये वो शो कर रहा है कि हम भी संस्कृत के प्रकांड विद्वान हैं और चालुक्यों ने संस्कृत को क्या दिया? प्राश्रय दिया है। चाहे वो आप एहोल डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो या फिर जिस व्यक्ति को प्राश्रय दे रहे हैं वो स्वयं ही संस्कृत का प्रकांड विद्वान था। ये चीजें हमें क्लियर हुई। पुलकेशन द्वितीय ने अश्वमेध एवं वाजपेयी यज्ञ किया। उसने परमेश्वर एवं सत्याश्रय की उपाधि धारण की। किसने? पुलकेशन द्वितीय ने अश्वमेध यज्ञ किया, वाजपेयी यज्ञ। हालांकि पुलकेशन फर्स्ट ने भी इस प्रकार के कई सारे अश्वमेध यज्ञ किए हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा परिप्लव आख्यान, ब्रह्मज्ञन और या फिर अभ्रह स्नान, ये सब पुलकेशन प्रथम ने किया है। अब इतना अंतर है कि पुलकेशन ने बहुत सारे अश्वमेध यज्ञ किए हैं, जबकि पुलकेशन द्वितीय ने एक अश्वमेध और एक वाजपेयी यज्ञ किया है। इसके अलावा पुलकेशन द्वितीय ने कदम्बों की राजधानी बनवासी पर आक्रमण कर उसे ध्वस्त कर दिया। गंग जो शासक था दुर्विनीत को पराजित किया। दुर्विनीत ने अपनी पुत्री का विवाह पुलकेशन द्वितीय से कर अधीनता स्वीकार की। इसे अब जरा मैप में देखते हैं। देखो, ये है, यहाँ पर बना है कोई कदम्ब। तो एक तो चालुक्यों ने कदम्बों को भी हरा दिया। इसके अलावा इस एरिया में यहाँ पे जो गंग शासक थे, इनको भी ऊपर भी अटैक किया और इनसे इन्होंने मैट्रिमोनियल रिलेशंस अपने एस्टेब्लिश कर लिए। तो अभी चालुक्यों का एक्सेस जो पश्चिमी तट पर था, अब वो पूर्वी तट पर भी गंगों पर आक्रमण करने से, उनके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करने से इनका एक्सेस अब पूर्वी तट पर भी हो गया। तो अभी मैंने बताया था कि हर एक जो शासक था वो इस तटों पर एक्सेस अपना चाह रहा था। ये बात समझ में आ गई? राइट। अब हम आगे देखेंगे। हाँ, इसके साथ ही हम और देख रहे हैं, पुलकेशन द्वितीय ने यहाँ पे तो अटैक किया ही था, यहाँ पे भी अटैक किया। अब ये वाला एरिया बच रहा था पल्लव। तो पुलकेशन द्वितीय, अब यहाँ पर जो शासक है वो है महेंद्र वर्मन फर्स्ट और यहाँ पर है पुलकेशन सेकंड। पुलकेशन सेकंड ने महेंद्र वर्मन पर अटैक किया और उसको हरा दिया। तो क्या किया इसने? बेंगी को अपने कब्जे में ले लिया और यहाँ पर अपना भाई विष्णुवर्धन को बिठा दिया, विष्णुवर्धन को। और इस तरीके से हम कहेंगे कि बेंगी के चालुक्य वंश की नींव पड़ गई। बात समझ में आ गई? राइट। लेकिन ये पुलकेशिन द्वितीय की बड़ी गलती थी, क्योंकि इससे चालुक्य और पल्लव की राइवलरी स्टार्ट हो जाती है और बाद में महेंद्र वर्मन के बाद कौन आएगा? नरसिंह वर्मन फर्स्ट। और नरसिंह वर्मन फर्स्ट हराएगा किसको? पुलकेशिन द्वितीय को हराएगा। अब आगे देखेंगे हम। हाँ, ये चीजें अभी हमने डिस्कस कर ली। पुलकेशिन द्वितीय को पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन प्रथम ने बातापी पर आक्रमण कर मार डाला तथा नरसिंह वर्मन प्रथम ने बातापी कोंड की उपाधि धारण की। ये अभी हमने डिस्कस किया था कि पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था किसको? महेंद्र वर्मन को। और महेंद्र वर्मन के बाद कौन आएगा? नरसिंह वर्मन। नरसिंह वर्मन पुलकेशिन द्वितीय को हराएगा, इसकी राजधानी को भी लूटेगा। राजधानी इनकी क्या थी? बातापी थी। तो बातापी को कोंड की उपाधि तो कौन धारण करेगा? बातापी कोंड की नरसिंह वर्मन, यानी कि बातापी का शासक। पल्लव नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को परियल, मणिमंगल एवं सूरमाल के युद्धों में परास्त किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको यही पूछ लेगा कि परियल, मणिमंगल और सूरमाल के जो युद्ध हैं वो किन के मध्य लड़े गए थे, किन दो राजवंशों के मध्य लड़े गए थे? तो आपका आंसर क्या होगा? एक तो चालुक्य और एक पल्लव के बीच में। जैसे पुलकेशिन द्वितीय पल्लव है और नरसिंह वर्मन कौन है? ये पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य है और ये नरसिंह वर्मन पल्लव है। बात समझ में आ गया? जैसे कि कई बार हम बोलते हैं तक्कोलम का युद्ध, ये कृष्ण तृतीय जो था, कृष्ण तृतीय राष्ट्रकूट था और ये चोल के बीच में लड़ा गया था।
उसी तरीके से हम कहेंगे कोप्पम का युद्ध 1052 में जो लड़ा गया था 1052 में, किसके मध्य लड़ा गया था? ये चोल के मध्य लड़ा गया था और पश्चिमी चालुक्यों के मध्य लड़ा गया था। अभी हम आगे देखेंगे इन चालुक्यों का। उसी तरीके से परियल, मणिमंगल और सूरमाल के युद्ध पल्लव नरसिंह वर्मन फर्स्ट और पुलकेशिन द्वितीय के बीच में लड़ा गया है। राइट। पुलकेशिन द्वितीय के बाद आएगा जो शासक, उसका नाम है विक्रमादित्य प्रथम। अब विक्रमादित्य प्रथम हराएगा किसको? नरसिंह वर्मन प्रथम को, अपना बदला लेगा अपने अपने सक्सेसर का। राइट। वातापी पर चालुक्यों को पुनः अधिकार स्थापित किया। इसने चूल, चेर एवं पांड्यों को हराया, जिससे इसे तीन समुद्रों का स्वामी कहा जाता है। किसको? विक्रमादित्य फर्स्ट को तीन समुद्रों का स्वामी। देखो, विक्रमादित्य फर्स्ट ने भी इनको पल्लव्स को हराया था और विक्रमादित्य सेकंड आएगा, इसी ने भी पल्लव्स को हराएगा। विक्रमादित्य प्रथम ने भाई जयसिंह वर्धन वर्मन को लाट प्रदेश का गवर्नर बनाया, जिससे चालुक्यों की लाट गुजरात शाखा स्थापित हुई। अब जरा ये समझो, अभी हमने वेंगी के चालुक्यों की बात करी थी, तो पुलकेशिन सेकंड ने अपने भाई विष्णुवर्धन को जब यहाँ पे अपॉइंट किया था वेंगी का गवर्नर, तो ये विष्णुवर्धन ने वेंगी के चालुक्यों की स्थापना करी। अब ये बताओ पुलकेशिन सेकंड के बाद कौन आएगा? विक्रमादित्य फर्स्ट आएगा। तो विक्रमादित्य फर्स्ट कैसे हराएगा? नरसिंह वर्मन को भी हरा देगा और यहाँ पर एक नई शाखा लाट जो दिख रहा है, लता या लाट प्रदेश, गुजरात का जो कोंकण तट प्रदेश है, यहाँ पर एक नई ब्रांच जो चालुक्यों की होगी वो स्थापना होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि पुलकेशिन द्वितीय के समय में वेंगी के चालुक्यों की स्थापना हुई और विक्रमादित्य फर्स्ट के समय में लाट प्रदेश के चालुक्यों की स्थापना होती है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी आई होप। अब आगे देखेंगे। और लाट प्रदेश का गवर्नर कौन बना था? जयसिंह बर्मन बना था। चालुक्य नरेश विजय आदित्य। अब विक्रमादित्य के बाद कौन आएगा? विजय आदित्य ने समस्त भुवन आश्रय की उपाधि धारण की। अब देखो, समस्त भुवन आश्रय पे उसने विजय हासिल कर ली थी। विजय हासिल कर ली थी कैसे? समस्त भुवन पर उसने पट्टडकल के विशाल शिव मंदिर का निर्माण करवाया। ये अब फैक्ट जो है ये बेहद इंपॉर्टेंट हो गया कि पट्टदल के शिव मंदिर का निर्माण करवाने वाला कौन है? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? वो है विजय आदित्य। तो याद कैसे करेंगे? जब उसने विजय हासिल की होगी तब इसने पट्टदकल के इस विशाल मंदिर का, शिव मंदिर का निर्माण करवाया होगा। आगे, इसने जैन आचार्यों को भी ग्राम दान में दिए और विक्रमादित्य ने भी जैन आचार्यों को ग्राम दान में दिए थे। तो विक्रमादित्य और विजय आदित्य दोनों ने ही जैनियों को ग्राम दान में दिए थे। राइट। आगे देखते हैं। चालुक्य नरेश विक्रमादित्य द्वितीय ने पल्लव नरेश नंदीवर्मन द्वितीय को पराजित कर कांची कुंड की उपाधि धारण की। अब जरा मैं आपको अब जरा दो चीजें समझाता हूँ, अब इसे जरा समझ लो अच्छे से। इन्हें मान लो आप पल्लव से, नहीं इनको आप मानो चालुक्य। साथ में ये मैप भी देखते जाना। चालुक्यास, ये मान लो आप पल्लवास। अब जरा इनके शासक कौन है उनके बारे में जरा देखो। ये रेड पे चलिए। चालुक्यों का पहला शासक हम देखेंगे पुलकेशिन द्वितीय से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे है महेंद्र वर्मन फर्स्ट है। महेंद्र वर्मन फर्स्ट के बाद कौन सा आएगा? नरसिंह वर्मन फर्स्ट आएगा। यहाँ पर नरसिंह वर्मन फर्स्ट। ये पुलकेशिन द्वितीय के बाद कौन आएगा? विक्रमादित्य फर्स्ट आएगा। फिर विजयादित्य फर्स्ट आएगा। फिर विक्रमादित्य सेकंड आएगा। महेंद्र वर्मन, नरसिंह वर्मन, यहाँ पे आएगा राजसिम्हा वर्मन या फिर नरसिंह वर्मन द्वितीय। यहाँ पर आ जाएगा नंदी वर्मन फर्स्ट। ये कार्यकाल है। अब मैं आपको जरा समझाता हूँ। देखो, पुलकेशिन द्वितीय ने यहाँ पर हम देखेंगे हर्ष को हराया था, जिसपे साइन लगे वो हारा था, ये जीत गया था। राइट। फिर क्या किया था इसने? पुलकेशिन सेकंड ने इससे लड़ाई लड़ी थी, ये हार गया था, ये जीत गया था। तो महेंद्र वर्मन को हरा दिया तो इन्होंने इनका बेंगी का जो ये वाला एरिया है बेंगी का, ये छीन लिया और यहाँ पे बेंगी के चालुक्यों का शासन बना। अब इसका बदला कौन लेगा? इसका बदला कौन लेगा? बदला लेगा ये नरसिंह वर्मन। नरसिंह वर्मन, हाँ, नरसिंह वर्मन ने पुलकेशिन द्वितीय को हराया। इसको हराया नरसिंह वर्मन ने। अब इसको उन्होंने हरा दिया। नरसिंह वर्मन ने जब हराया था तो इनकी जो कैपिटल है ये चालुक्यों की बादामी, इसको लूटा था और उपाधि धारण करी थी वातापी कोंड की। वातापी कोंड। राइट। दूसरी बार हम देखेंगे जब ये विक्रमादित्य फर्स्ट आएगा, ये वाला, ये विक्रमादित्य फर्स्ट, तो विक्रमादित्य फर्स्ट नरसिंह वर्मन को हरा देगा। इसने भी अपने सक्सेसर का बदला लिया। इसके बाद हम क्या देखेंगे? विक्रमादित्य जो सेकंड आएगा ये शासनकाल है नंदी वर्मन द्वितीय का। नंदी वर्मन द्वितीय है ऐसे वहां पे। तो विक्रमादित्य सेकंड नंदी वर्मन द्वितीय को हराएगा और पल्लवों की राजधानी क्या है? कांचीपुरम। कांचीपुरम को लूटेगा, यहाँ से अटैक करेगा, कांचीपुरम को लूटेगा और उपाधि धारण करेगा कांची कुंड। बात समझ में आया? तो अब जरा समझो,
नरसिंह वर्मन की उपाधि है वातापी कुंड और विक्रमादित्य द्वितीय की उपाधि है कांची कुंड। एक दूसरे की कैपिटल्स को लूटा था या उस पे विजय हासिल करी थी, इसी के उपलक्ष्य में उन्होंने एक दूसरे की कैपिटल्स के नाम पे उपाधियां धारण की हैं। बात समझ में आ गई। लेकिन कृष्ण तृतीय जो रहेगा, कृष्ण थर्ड, ये आपको यहाँ पे दिख रहा है पश्चिमी चालुक्य जो आएंगे अभी हम देखेंगे कल्याणी के चालुक्य। हाँ, हम यहाँ पे एक नाम लिख रहे हैं कृष्ण थर्ड, ये कल्याणी के चालुक्य हैं। जैसे कृष्ण कल्याणी के चालुक्य हैं, ये धारण करेगा उपाधि। इसने क्या किया था कृष्ण थर्ड ने, इसने कांची को भी डेमोलिश कर दिया था और तंजौर को भी। तो कांची तंजियम कुंड ये उपाधि धारण करेगा, कांची तंजियम कुंड ये उपाधि है किसकी, कृष्ण थर्ड की। तो टाइटल आप समझ में आई कुछ आपको, टाइटल्स कौन किसका है। नरसिंह वर्मन का है वातापी कुंड, विक्रमादित्य तृतीय का है कांची कुंड और कृष्ण तृतीय की उपाधि है कांची तंजियम कुंड। और कृष्ण तृतीय बहुत प्रतापी शासक था, इसने अपनी जो सेना थी यहाँ रामेश्वरम तक भेज दी थी, यहाँ पे विजय स्तंभ भी यहाँ से बनवाया था इसने। अभी अब आगे देखेंगे इस चीज को। आई होप ये चीज हमें समझ में आ गई होंगी। अच्छा, अब जब विक्रमादित्य सेकंड देखो, जब नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने इनको हराया था, किसको, पुलकेशिन द्वितीय को, बात समझ में आ रहा है। तो जहां पे यानी कि बादामी पे जो टेम्पल्स बने हैं वहीं पर इस इंस्क्रिप्शन में हमें जानकारी मिलेगी कि नरसिंह वर्मन हमें हरा के चला गया है। टेम्पल्स में इंस्क्रिप्शन इस वजह से लिख दिए गए, उकेड़ दिए गए कि आने वाली जो पीढ़ी होगी वो हमारा बदला लेगी, और ऐसा हुआ भी। इसी वजह से विक्रमादित्य फर्स्ट ने नरसिंह वर्मन फर्स्ट को हरा दिया था। और अब जब चालुक्यों को बार बार हराया जा रहा था पल्लव्स के द्वारा, तो चालुक्यों के अंदर प्रतिशोध की भावना जाग गई थी। उसी प्रतिशोध की भावना में जब विक्रमादित्य सेकंड ने नंदी वर्मन फर्स्ट को हराया, नंदी वर्मन फर्स्ट को हराया, यानी कि जब चालुक्यों ने पल्लव्स पर विजय हासिल करी, उसी के उपलक्ष्य में हुआ ये कि विक्रमादित्य द्वितीय की दो शादी हुई थी। विक्रमादित्य द्वितीय की दो शादी हुई थी, उनमें से इनकी जो पहली पत्नी थी उन्होंने पट्टदकल में विरूपाक्ष मंदिर बनवाया। ठीक है, उन्होंने, और उनकी जो बड़ी वाइफ थी किसकी, विक्रमादित्य सेकंड की, उनका नाम था लोक महादेवी। तो लोक महादेवी ने पट्टदकल का विरूपाक्ष मंदिर बनवाया, जो कि मालप्रभा नदी के लेफ्ट बैंक पर स्थित है। और ये जो विरूपाक्ष टेम्पल ही इंस्पायर्ड है किससे, जो कैलाश टेम्पल है, कैलाश टेम्पल था ना कांची का, पल्लवों का, उससे ये इंस्पायर्ड हुआ टेम्पल है। सेम टू सेम कॉपी करके उन्होंने एक मंदिर विरूपाक्ष में बनवाया। साथ में हम ये भी देखना पड़ेगा, तो ये तो हो गई उनके प्रतिशोध की भावना में ये विरूपाक्ष मंदिर बना। लेकिन एक मंदिर और है, छोटी रानी जो थी इनकी, इनका नाम था त्रैलोक्य महादेवी, त्रैलोक्य महादेवी या त्रैलोक्येश्वरी। इन्होंने एक मंदिर बनवाया था जिसका नाम था त्रैलोक्येश्वर, या उसी का नाम था मल्लिकार्जुन। तो मल्लिकार्जुन या त्रैलोक्येश्वर मंदिर त्रैलोक्येश्वरी ने बनवाया था। ठीक है, चलिए, तो हम ये अब ये पूछ लिया जाए कि इनमें से कौन सा मंदिर चालुक्यों ने बनवाया था लेकिन पल्लवों की विजय के उपलक्ष्य में, तो क्या बोलेंगे, विरूपाक्ष मंदिर जो सबसे सुंदर और आकर्षक है। ये चीज हमने पढ़ ली है। चलिए, विक्रमादित्य ने अटैक किया था पल्लव्स पर किसके समय में, नंदी वर्मन द्वितीय को पराजित किया था, और उपाधि क्या धारण करी थी, कांची कुंडी। डिस्कस कर लिया, ये भी डिस्कस कर लिया। अब आता है शासक कीर्ति वर्मन द्वितीय, ये अंतिम शासक है चालुक्यों का। तो हमने कैसे याद किया था कि कीर्ति नाम की लड़की बहुत चालुक होती है, बहुत चालू होती है ना। यही और इसका अंत हो जाता है, जो ज्यादा व्यक्ति चालू होता है अंत हो जाता है, कीर्ति का अंत हो गया। अंतिम चालुक शासक था, यह राष्ट्रकूटों से युद्ध करता हुआ मारा गया। इसके बाद राष्ट्रकूटों ने चालुक्यों का स्थान ले लिया। और राष्ट्रकूट कौन था, दंती दुर्ग था। दंती दुर्ग के बाद कौन आएगा, कृष्ण फर्स्ट आएगा, इसका जो कि चाचा था। तो ये हमने पढ़ा है किस किनके बारे में, चालुक्यास ऑफ बादामी के बारे में। अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं कल्याणी के पश्चिमी चालुक्यों के बारे में।